विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाला जो चैप्टर है और प्रत्यावर्ती धारा वाला जो चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर से ही 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 5 ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। तो इसलिए इन दोनों चैप्टरों को हमें बड़े अच्छे से आसानी से करना है और कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, क्योंकि भाई 5 नंबर का सवाल है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। यहाँ पे चैप्टर 6 का लास्ट क्वेश्चन है ये। एसी जनित्र या डायनेमो क्या है, इसका वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नंबर 1 परिभाषा, नंबर 2 सिद्धांत व सूत्र की स्थापना, नंबर 3 संरचना और नंबर 4 कार्यविधि। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है एसी जनित्र की। तो पहला पॉइंट है इसका परिभाषा। तो परिभाषा क्या होती है, एसी जनित्र या डायनेमो एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा यंत्र है। मशीन, उपकरण, यंत्र सब एक ही बात है। एसी जनित्र या डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एसी जनित्र एक ऐसा उपकरण है, एसी जनित्र एक ऐसा उपकरण है, ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। एसी जनित्र एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसका कार्य सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है अपना सिद्धांत। तो दूसरे पॉइंट पे फोकस करते हैं। सिद्धांत हेडन डाल लीजिए। सिद्धांत व सूत्र की स्थापना। सिद्धांत व सूत्र की स्थापना। तो जब क्या किया जाता है, सिद्धांत क्या होता है, जब किसी आयताकार या वृत्ताकार कुंडली को किसी चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अक्ष के परितः घुमाया जाता है।
जब क्या किया जाता है, जब किसी आयताकार या वृत्ताकार कुंडली को किसी चुंबक के मध्य अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसा लिखेंगे हम, जब किसी आयताकार या वृत्ताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब इस प्रेरित धारा की दिशा जो है वो लेंज के नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों सिद्धांत में सिर्फ यही लिखना है आपको कि जब किसी वृत्ताकार और आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य गति कराई जाती है, उसकी अक्ष के लंबवत गति कराई जाती है तो कुंडली में क्या हो जाता है, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होने के कारण उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। अब इस प्रेरित धारा की दिशा या तो लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। अब मैं आपको बता रहा हूँ सूत्र की स्थापना। तो सूत्र की स्थापना के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के कैसी रहती है, समांतर। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर व समदूरस्थ स्थित होती हैं तो ऐसा क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, एक समांतर व समदूरस्थ विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना रहा हूँ और इस पे क्या रखा है, एक कुंडली रखी हुई है। ये आपका कुंडली का अक्ष है, ये मान के चलिए क्या है, कुंडली का अक्ष है और यहाँ पर कुंडली को यहाँ पर रखा गया है। ऐसे ये कुंडली है आपकी, वो कुंडली को इस तरीके से उनने यहाँ पर रखा है। कुंडली को यहाँ पर हमने रखा हुआ है और कुंडली का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल मतलब ये कुंडली जो है कई ऐसे अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफलों से मिलकर बनी हुई है पूरी। तो किसी एक भाग का जो क्षेत्रफल है, एक छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल है वो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब मान के चलिए इस कुंडली का जो अभिलंब है वो अभिलंब की जो दिशा है वो इस प्रकार है जी, इसको बोलेंगे लंब की डायरेक्शन। अब यह लंब जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना लेता है। ये जो अभिलंब है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ कैसा कोण बना लेता है, थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। और इसकी जो अक्ष है इसको हम धुरी भी बोलते हैं, अक्ष या धुरी, जिसके सापेक्ष कुंडली घूमती है, अक्ष या धुरी, अक्ष या धुरी। तो तब क्या किया जाता है, जब कुंडली को तो उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में उसके अभिलंब के साथ थीटा डिग्री के कोण पर रखा जाता है तो अब चूंकि कुंडली पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है तो हम चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है कि भाई उस स्थान का चुंबकीय क्षेत्र और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल का
जो गुणनफल होता है उसे हम उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जबकि यहाँ पर जो कुंडली है वो क्षेत्रफल इसका इसका जो अभिलंब है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा एंगल। तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे? फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब बी ए कॉस थीटा क्यों लिया है कि भाई क्षेत्रफल का हमने क्षैतिज घटक लिया है यहाँ पर ए कॉस थीटा, ये क्षेत्रफल है आपका। अब इसका ये अभिलंब है, अभिलंब का हमने एक क्षैतिज घटक होता है और एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है। तो हमने कौन सा घटक लिया है? क्षैतिज घटक। तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, अर्थात जो अभिलंब की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, तो क्या हो जाता है कि थीटा की वैल्यू 0, तो इस कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो यहाँ पर फाई जो है वो क्या हो जाएगा? बी ए एन कॉस थीटा, बी एन कॉस थीटा। अब हम क्या लगा देंगे इसमें? फैराडे का द्वितीय नियम लगा देंगे। फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है या प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। अर्थात E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, फैराडे के द्वितीय नियम अनुसार, द्वितीय नियम अनुसार फैराडे के द्वितीय नियम अनुसार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हमें यहाँ पे ऐसा सिस्टम में लेते हैं तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर E इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये फैराडे का द्वितीय नियम होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे? समीकरण 1 से हम इसका मान रखेंगे। किसका? फाई का। यहाँ पर तो E इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए एन कॉस थीटा, बी ए एन कॉस थीटा दिया जाएगा आपका। बी ए एन कॉस थीटा आ गया। अब क्या करेंगे? देखिए बी एन और यहाँ पर क्या होता है? अभी यहाँ पे थीटा है तो थीटा का हम टी के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, तो थीटा इक्वल टू होता है कोणीय ओमेगा इक्वल टू होता है आपका थीटा अपॉन टी। क्या होता है? जे जो कुंडली है वो एक समान कोणीय वेग ओमेगा से रोटेशन करती है, घूमती है, तो थीटा इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर ओमेगा टी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम थीटा की जगह ओमेगा टी रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी टी और यहाँ पे हो जाएगा आपका बी ए एन कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। अब वहाँ पे देखिए आप बी ए एन, इनका तो टी के रिस्पेक्ट में अपकलन होगा नहीं। किसका अपकलन करेंगे? सिर्फ हम ओमेगा कॉस ओमेगा टी का करेंगे। तो कॉस ओमेगा टी का अपकलन कर देंगे तो इनको सबको बाहर निकाल दीजिए। तो E इक्वल टू माइनस बी ए एन
BAN और dy dt ऑफ cos ओमेगा टी, dy dt ऑफ cos ओमेगा टी। अब E इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस BAN, cos ओमेगा टी का अवकलन होता है टी के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब ओमेगा टी का वापस हम अवकलन करेंगे तो टी का तो 1 हो जाता है, लेकिन ओमेगा इसके साथ में, तो ओमेगा इंटू में जाएगा, क्या जाएगा, इंटू में। तो यहाँ पर E इक्वल टू हम ले लेते हैं माइनस माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा, ये n को बाहर निकाल दो आप, तो n को इधर लिख दो, n BAW साइन ओमेगा टी। तो ये आपका हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र। किसका बल आ गया, सूत्र आ गया प्रेरित विद्युत वाहक बल का, जहां अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर जहाँ E0 जो है, जहाँ E0 इक्वल टू NBAW, मतलब कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल है जी। NBAW जो है, जहाँ E0 इक्वल टू क्या है, कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल है। E0 इक्वल टू NBAW, यहाँ पर लिख देंगे हम कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र है, या अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल है। अर्थात कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो इन कारकों पर निर्भर करता है। अर्थात कुंडली में फेरों की संख्या n के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n अधिक होगी तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिक होगा। नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, यदि कुंडली को जितने अधिक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में हम रखेंगे तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी उतना ही अधिक रहेगा। यदि कुंडली का क्षेत्रफल अधिक लेते हैं हम, कुंडली के तीसरा कारक है कुंडली का क्षेत्रफल, तो कुंडली का क्षेत्रफल हम जितना अधिक लेंगे उसका प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही अधिक होगा। और दूसरा, कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति पर, अर्थात कुंडली को जितने अधिक कोणीय वेग से हम घुमाते हैं, रोटेशन कराते हैं, उतने ही अधिक तीव्र प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में जनरेट होगा। E0 इक्वल टू NBAW। तो अब E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, इसका मतलब यह है कि भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है वो समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे मान के चलिए t बराबर हमने 0 ले लिया, जब समय t बराबर 0 था तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसमें पूरा 0 हो जाएगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 0, अगर समय t बराबर 0 था उस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या आ गया, आपका 0 आ गया। और जैसे ही आप समय को बढ़ाते जाते हैं और यहाँ पर एंगल बदलता जाता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आ गई, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अर्थात उस समय जब कुंडली
क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी होती है, तो उस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होता है। जब फिर आप कुंडली 180 डिग्री पे आ जाएगी तो साइन 180 की वैल्यू 0, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 0। जैसे ही 270 पे पहुंचेगी तो साइन 270 की वैल्यू -1, अर्थात E = -E0 हो जाएगा। -E0 मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम तो रहेगा लेकिन वो ऋणात्मक रहेगा, विपरीत दिशा में रहेगा। इसके बाद वही 360 डिग्री पे आ जाता है, अर्थात वापस प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 हो जाता है। तो इस प्रकार एक चक्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल एक बार धनात्मक होता है और एक बार ऋणात्मक होता है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा एक चक्र में बदलती रहती है। इसलिए इसको हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल बोलेंगे, क्योंकि इसकी जो दिशा है वो समय के साथ क्या होती रहती है, बदलती रहती है। अब आगे वाला जो आपका बिंदु है संरचना, मैं इसके अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा।